हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फिग्मा के बारे में, वो भी 20 से 22 मिनट के अंदर। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि फिग्मा बस एक यूआई डिजाइनिंग एप्लीकेशन है, बट मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिग्मा उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़कर है, बल्कि फिग्मा में आप काफ़ी सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग, आइकन डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट और बहुत कुछ। और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ट्यूटोरियल भी प्लान किया था, जहाँ पर मैं आपको 3D फ्रॉस्टेड आइकन बनाना सिखाने वाला हूँ। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी सारे अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स कवर करने वाले हैं। तो जिनको फिग्मा का कोई आइडिया नहीं, उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा ये वीडियो। तो क्यों ना इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएं, जहां पर मैं आपको दूं एक कंप्लीट ओवरव्यू फिग्मा के बारे में, ताकि फ्यूचर में जो इस चैनल पर एडवांस ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं उसे आप इजीली फॉलो कर पाओ। अब एक क्विक डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि फिग्मा एक बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। तो अब बात करते हैं फिग्मा को यूज करने के एडवांटेजेस। बेसिकली मैं फिग्मा क्यों प्रेफर करता हूं, मैं Adobe XD क्यों नहीं यूज करता। नंबर 1, फिग्मा एक फ्री सॉफ्टवेयर है। जब तक आप उसे इंडिविजुअली यूज कर रहे हो, सीखने के लिए यूज कर रहे हो, वो फ्री है। जब आप जैसे जैसे ग्रो करो, आपके पास जैसे जैसे क्लाइंट आना स्टार्ट हो, तब आप उसका जो प्रीमियम प्लान है वो ले सकते हो, जो कि $16 ये पर मंथ, विच आई थिंक इज क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आप पैसे कमा रहे हो किसी चीज से, तो उसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। नंबर 2, ये एक ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन है। मतलब मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर फिग्मा में बस लॉग इन करके इसे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये वेब बेस्ड है। तो बस मुझे बेसिकली इसमें लॉग इन करना है और मेरे सारे फाइल्स वहाँ पर मौजूद होंगे। जबकि Adobe XD में ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी जाओ आपको सब फाइल्स कैरी करने पड़ेंगे और वो काफ़ी हेक्टिक हो सकता है। बस शर्त यह है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो आप फिग्मा को कहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मिसिंग फाइल्स। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। मान लीजिए आपने आफ्टर इफेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें आपने काफ़ी सारे अलग अलग टेक्सचर्स, इमेजेस यूज़ किए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी इमेज को अपने डेस्कटॉप पे से डिलीट कर देते हो या कहीं पे और मूव कर देते हो, और फिर आप आफ्टर इफेक्ट्स की प्रोजेक्ट फाइल जब ओपन करोगे तो उसमें वो टेक्सचर या जो इमेज आपने रिप्लेस की है या चेंज की है उसके लोकेशन, वो मिसिंग दिखाएगी। तो आपको फिर जाके उसे लोकेट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो। या तो कलेक्ट फाइल भी कर सकते हो, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग। आपको सारे एसेट्स कहाँ पर है वो पता होने चाहिए। फिग्मा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन सर्वर पे स्टोर होता है। अब जब भी लॉगिन करोगे आपको आपके सारे फाइल्स मिल जाएंगे। और चौथी चीज़, फिग्मा कोलैबोरेटिव है। मतलब एक ही प्रोजेक्ट पर आपकी पूरी टीम एक साथ बैठकर काम कर सकती है। इमेजिन करो, आप एक ही डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है और आपके सारे फ्रेंड्स या जो कलीग है वो एक साथ उस पर काम कर रहे हैं। कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ पर काम कर रहा है, कोई किसी और पर्टिकुलर चीज़ पर काम कर रहा है। आपको क्लाइंट से फीडबैक लेना है, तो आपको प्रोजेक्ट फाइल भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपकी लिंक शेयर करनी है, वो डायरेक्ट फिग्मा में लॉग इन करके आपके प्रोजेक्ट फाइल के साथ आपको फीडबैक ऑन द स्पॉट दे सकता है। कितना ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस, बट ऐसे बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेस है। इसीलिए मैं फिग्मा प्रेफर करता हूँ और इसीलिए मैं इस चैनल पर फिग्मा के ट्यूटोरियल्स फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए, एम करते हैं 1000 लाइक्स का इस पर्टिकुलर वीडियो पे। अगर हम लोग 1000 लाइक्स कंप्लीट करते हैं तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप लोग जेन्युइनली फिग्मा सीखना चाहते हो और एडवांस चीज़ें इसमें क्रिएट करना चाहते हो, और बेसिकली आप इसे इंजॉय कर रहे हो। तो ये मुझे मोटिवेट करेगा और भी ज़्यादा फिग्मा ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए। और ऑब्वियसली जो हमारा फोटोशॉप कंटेंट आ रहा है इस चैनल पर, वो तो आते ही रहेगा, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहली चीज़ हमें जो करनी है वो है फिग्मा में लॉगिन करना है। अब फिग्मा में लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली जाना है गूगल पे, सर्च करना है फिग्मा, और जो सबसे पहली लिंक आपको मिलेगी वो है फिग्मा द कोलैबोरेटिव इंटरफेस। उस पर क्लिक करना है, जिससे फिग्मा की वेबसाइट पे आप चले जाओगे। तो यहाँ पर जाके आपको ट्राई फिग्मा फॉर फ्री पे क्लिक करना है। आपके जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड है उससे जाके लॉगिन करना है या क्रिएट कर देना है एक न्यू अकाउंट। तो अगर आप चाहो तो फिग्मा को डायरेक्ट ऑनलाइन वेब ब्राउज़र में ही यूज़ कर सकते हो, या तो आप डाउनलोड फिग्मा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उनका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है छोटा सा, आप उससे भी यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रेफर करता हूँ। तो आप एक बार लॉगिन कर लोगे तो आपका जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है
वो खुल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये मेरे कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और प्रैक्टिस है जो मैं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपका पूरी तरीके से ब्लैंक होगा। आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, दैट इज़ न्यू डिज़ाइन फाइल, न्यू फिग्मा जैम फाइल एंड इम्पोर्ट फाइल्स एंड स्टफ। आपको यहाँ पर जाना है और क्लिक करना है न्यू डिज़ाइन फाइल पर, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली एक नया डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे, आपको एक ब्लैंक कैनवस मिल जाएगा और फिग्मा का यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और क्लीन है और इसे समझना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी भी है। तो बेसिकली उनका जो इंटरफेस है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। जो लेफ्ट सेक्शन है वो है लेयर्स सेक्शन, जहाँ पर आप जो भी ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस या जो भी चीज़ क्रिएट करोगे उसके लेयर्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट होंगे। टॉप पर है उनका टूल सेक्शन, जैसे कि फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में हमको लेफ्ट साइड पे मिलता है टूल सेक्शन, वही यहाँ पर टॉप पर है। बट टूल्स काफ़ी कम है और हमें और टूल्स की ज़रूरत भी नहीं है। कम है बट काफ़ी है। सेंटर है ऑब्वियसली वो हमारा कैनवास है जहाँ पे हम चीज़ें क्रिएट करेंगे। और राइट साइड में है वो है सेटिंग्स पैनल। तो बेसिकली आप जो भी लेयर यहाँ पर क्रिएट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज हमें राइट सेक्शन में इस पैनल में दिखेंगी। अब ये भी पैनल 3 सेक्शन में डिवाइड है, जो कि है डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट और प्रोटोटाइप की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ डिज़ाइन से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर दिखेंगी वो सेटिंग्स जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब लेयर्स पैनल में भी 2 सेक्शन है। पहला है पेज वाला सेक्शन है और फिर आता है कवर सेक्शन या लेयर्स सेक्शन। पेज सेक्शन क्या होता है? बेसिकली जैसे फोटोशॉप में हम लोग नए डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट अलग अलग पैनल्स में ओपन होते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर पेजेस बना सकते हैं। तो हम जितने चाहे उतने पेजेस बना सकते हो और हर एक पेज पे अलग अलग डिज़ाइंस आप रख सकते हो। तो अभी के लिए मैं इन सभी पेज को डिलीट कर देता हूँ। अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक कवर पेज की ज़रूरत है। और फिर ये जैसे कि हमारा लेयर सेक्शन है, तो मैं जो भी चीज़ क्रिएट करूँगा वो यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं टूल्स की तरफ। तो टूल्स यहाँ पर हमें क्या क्या मिलते हैं? ये तो मेन मेन्यू है। तो मेन मेन्यू जैसे कि हर एक दूसरे एप्लीकेशन में होता है, एडिट फाइल्स, अनडू, रीडू और वो जो चीज़ें सब में आती है, टेक्स्ट को बोल्ड करने की अरेंजमेंट और वो सब, तो वो काफ़ी बेसिक है। टूल्स जो हमारे पास है वो है, सबसे पहले अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूं तो हमारे पास 2 टूल्स है, वो है मूव टूल और स्केल टूल। अब ये दोनों टूल ही क्यों यहाँ पर है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो मूव टूल तो काफ़ी सिंपल है, हम चीज़ों को मूव अराउंड कर सकते हैं। बट स्केल टूल और मूव टूल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर यहाँ पर आता है फ्रेम टूल और स्लाइस टूल। तो फ्रेम टूल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। इससे सिलेक्ट करके हम जो भी किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए हम फ़ोन के लिए कोई यूआई डिज़ाइन बना रहे हैं तो हम उसका प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई टैबलेट के लिए बना रहे हैं तो उसका प्रीसेट है यहाँ पर, डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं तो उसके प्रीसेट है, या तो मैं मैनुअली सिंपली इस तरीके से ड्रैग करके एक फ्रेम बना सकता हूँ। तो फ्रेम बेसिकली एक न्यू डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें ऐड करना चाहूँ वो ऐड कर सकता हूँ इस फ्रेम के अंदर, या तो मैं कंट्रोल जेड करके जब भी मैं फ्रेम टूल सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रीसेट्स मिल जाते हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो डेस्कटॉप का प्रीसेट भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। फिर फ्रेम टूल के अंदर आ जाता है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल इसमें थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक डिज़ाइन है और स्लाइस टूल क्या करेगा, जैसे ही मैं स्लाइस टूल को सिलेक्ट करूँ और जहाँ पर भी मैं इस तरीके से ये फ्रेम बना दूँ, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सपोर्ट करेगा। तो जैसे ही मैं स्लाइस टूल से ये सिलेक्शन बना देता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ में हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले तो है इसका पोजीशन, तो मैं वो चेंज कर सकता हूँ। विड्थ और हाइट वो एडजस्ट कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर जैसे ही मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और प्रीव्यू में देखूंगा तो आप देख सकते हो कि जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर सिर्फ उसी का प्रीव्यू दिखा रहा है। तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को ही एक्सपोर्ट करेगा। सिंपल एज दैट। तो अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर आता है हमारा शेप टूल, जो कि बहुत ही सिंपल है। जैसे कि फोटोशॉप में हमें मिलते हैं शेप टूल अलग अलग शेप्स बनाने के लिए, इसी तरह यहाँ पर हमें रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एक्लिप्स, पॉलीगॉन, स्टार और इमेज प्लेस होल्डर मिलता है। इमेज प्लेस होल्डर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और कोई इमेज चलिए ऐड करते हैं, तो मान लीजिए मैं इसे ऐड कर दूंगा, क्लिक करूंगा ओपन पर। अब मैं इसे जैसे ही ड्रैग करूं तो जैसे कि आप देख सकते हो ये इमेज को ऑटोमेटिकली ऑटो रिसाइज करता है हमारे शेप के हिसाब से। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसे छोड़ दिया तो इस तरीके से प्रॉपर्ली फिट हो जाएगा। अब कॉर्नर्स में हमें इस तरीके से ये डॉट्स मिलते हैं, जिससे हम इस कॉर्नर को कर्व्ड कॉर्नर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप बाद में आपका पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद भी अगर इसे एडजस्ट करोगे तो भी ये ऑटो रिसाइजेबल रहेगा। और इनफैक्ट अगर आप यहाँ जाओगे इसके प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करोगे
तो यहाँ पर जाकर आप चूज़ इमेज करके इसे रिप्लेस भी कर सकते हो किसी और इमेज के साथ, और यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी मिल जाएंगे। तो आप लगे हाथ इसका कलर करेक्शन भी, बेसिक कलर करेक्शन जो है वो कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ओवरऑल लुक हमें मिल जाता है। फोटोशॉप की तरह हमें कैमरा रॉ फिल्टर या कोई एडजस्टमेंट लेयर ऐड करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। तो इस तरीके से काम करता है ये इमेज प्लेस होल्डर टूल। तो बहुत काम आता है जब आप यूआई डिज़ाइन में काम कर रहे हो। फिर यहाँ पर है ये पेन और पेंसिल टूल। पेन टूल तो आप सभी को पता है, अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो तो सिंपली आप जो भी शेप क्रिएट करना चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आपका शेप कंप्लीट हो जाए, आपको डन पे क्लिक करना है उसे कंप्लीट करने के लिए। फोटोशॉप में क्या होता है कि जैसे ही हम इसको लॉक कर देते हैं या कंप्लीट कर देते हैं हमारा शेप, वो अपने आप कंप्लीट या डन हो जाता है। बट इस पर आपको डन पे मैनुअली क्लिक करना पड़ता है। बट यहाँ पर हमें और दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो है बेंड टूल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ और पॉइंट पे क्लिक करूँ तो वो उससे बेंड कर देगा, बेसिकली कर्वेचर टूल में कन्वर्ट कर देगा, और इसे यूज़ करके आप बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप्स इसमें क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको फिर से इसे सिंपल शेप में कन्वर्ट करना है तो मैं इसमें फिर से क्लिक करूँ तो इस तरीके से ये शार्प हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्लिक करूँ डन पे तो हमें ये शेप मिल जाता है, और जैसे आपको शेप मिल जाएगा आपको सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। सिंपल एंड ईजी। और इसमें फिर आता है पेंसिल टूल, जो आप सभी को पता है, आप जो भी क्रिएट करना चाहो या ड्रॉ करना चाहो वो ड्रॉ कर सकते हो। फिर आता है टेक्स्ट टूल। तो इससे सिलेक्ट करके हम जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट, और जैसे मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पर मिल जाते हैं। बट मैं अब थोड़ा पीछे आना चाहूँगा, जहाँ पर मैंने बात की थी मूव टूल की और स्केल टूल की। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो अभी जैसे कि मूव टूल सिलेक्टेड है, मैं इसे मूव तो कर सकता हूँ, बट अगर मैं इसे बड़ा करना चाहूँ या स्केल करना चाहूँ तो ये मूव टूल से नहीं होगा। मूव टूल से इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है वो ही सिर्फ मूव होगा। तो इसे स्केल करने के लिए मुझे यहाँ पर जाकर स्केल टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ के, जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, और फिर मैं इसे बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, या तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसे मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस तरीके से। काफ़ी सिंपल और इजी। तो ये डिफरेंस है मूव टूल और स्केल टूल में। फिर आता है हैंड टूल या पैन टूल। तो इसे बेसिकली सिलेक्ट करके हम अपने आर्टवर्क के अराउंड पैन कर सकते हैं, या तो सिंपली अगर आप ये नहीं करना चाहो तो अगर आप मूव टूल में हो तो स्पेस बार होल्ड करके आप पैन कर सकते हो, जो कि ज़्यादा सेंसिबल है। और जो लास्ट टूल है यहाँ पर, जो वन ऑफ माय फेवरेट टूल है, वो है ऐड कमेंट टूल। तो जैसे कि फिग्मा एक काफ़ी कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ एक ही डिज़ाइन पर एक साथ काम कर सकते हो। तो मान लीजिए मेरे कलीग ने ये डिज़ाइन बनाया है, अब मुझे उसे बताना है कि बैकग्राउंड जो है वो मुझे ब्लैक नहीं वाइट चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे कॉल करने से बेटर है कमेंट टूल लूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कमेंट ऐड कर दूंगा कि मेक द बैकग्राउंड वाइट, और क्लिक करूंगा पोस्ट पर, और इस तरीके से मेरा कमेंट जो है ये वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जब कभी भी मेरा कलीग है इस प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करेगा, जाएगा कमेंट में, तो उससे इस तरीके से दिखेगा कि किसी ने तो कुछ कमेंट यहाँ पर ऐड किया है, और जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा उसे दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या कमेंट किया है या क्या करेक्शन बताया है। तो वो मुझे चाहे तो यहाँ पर रिप्लाई कर सकता है या करेक्शन डायरेक्टली करके इसे डिलीट भी कर सकता है। काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है, बार बार कॉल करने से बेटर है आप यहाँ पर कमेंट करके रात को आराम से सो जाओ। तो ये हो गए सब टूल्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी पैनल की। तो अब उसके बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा सेटअप बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्रेम टूल सेलेक्ट करके एक स्क्वायर इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं चाहूँ तो जो कलर है वो मैं चेंज कर लूँगा ताकि वो थोड़ा अच्छे से विजिबल रहे, और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ एक इक्लिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैं एक इक्लिप्स सिलेक्ट कर लूँगा और इस तरीके से ऐड कर दूंगा, और इसे प्रॉपर्ली अलाइन कर देंगे सेंटर में, और मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारा डिज़ाइन। वेल, डिज़ाइन तो नहीं है, एक बेसिक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आपको प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है अलाइनमेंट की, जिसे यूज़ करके आप इसको प्रॉपरली जो है इस फ्रेम के साथ अलाइन कर सकते हो इस तरीके से। आप चाहे तो इसकी पोजीशन मूव कर सकते हो एक्स वाई से, चाहे तो इसको विड्थ और हाइट जो है इसकी वो कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये लिंक्ड है तो ये एक साथ स्केल हो रहा है, बट अगर ये अनलिंक रहेगा तो वो एक साथ नहीं होगा। सिर्फ विड्थ अगर चाहो तो आप विड्थ कर सकते हो, सिर्फ हाइट अगर आप चाहो तो हाइट कर सकते हो। फिर आता है रोटेशन। तो आप इस सर्कल को चाहे तो रोटेट कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली अब दिख नहीं रहा है क्योंकि एक सर्कल है।
यहाँ पर आपको एक आर्क टूल और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमें एक डॉट मिलता है जैसे मैं होवर करता हूँ, तो इसे यूज़ करके आप पाई चार्ट्स या आर्क्स भी बना सकते हो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है बनाने का। और फिर मैं चाहूँ तो इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं मैनुअली डिग्रीज डाल सकता हूँ, बट अगर मुझे मैनुअली टाइप इन नहीं करना है तो मैं ऑल्ट होल्ड करते ही, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैं ऑल्ट होल्ड करता हूँ जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है स्लाइडर में, और इसे यूज़ करके मैं इस तरीके से ईजिली स्लाइड कर सकता हूँ और ये हर एक प्रॉपर्टी पे काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पर कलर की ओपेसिटी है, तो मैं ऑल्ट होल्ड करूंगा तो ये स्लाइडर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मैं इसे स्लाइडर से एडजस्ट इस तरीके से कर सकता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कंस्ट्रेन की। अब जैसे कि आप देख सकते हो जो कंस्ट्रेन है वो सेट है लेफ्ट पे और टॉप पे, जो ये लाइंस आपको दिख रही है वो है कंस्ट्रेन। अब इससे कैसे समझिए, तो जैसे कि अब जो कंस्ट्रेन लेफ्ट और टॉप पे सेट है, अगर मैं फ्रेम को सेलेक्ट करूं, इसे छोटा बड़ा करूं, तो सर्कल जगह पे ही रहेगा। बट अगर मैं इस तरीके से यहां से इसको छोटा बड़ा करूं, तो कैसे देख सकते हो जो सर्कल है वो लेफ्ट और टॉप से चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट है वो सेट है लेफ्ट और टॉप पे। बट अगर मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूं, कंस्ट्रेंट को सेट कर दूं सेंटर और सेंटर में, फिर मैं सेलेक्ट करूं हमारे फ्रेम को, तो मैं चाहे जैसे भी फ्रेम की साइज चेंज करूं, वो सर्कल जो है वो हमेशा फ्रेम के सेंटर में ही रहेगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है आप उसे सेलेक्ट करके उसके कंस्ट्रेंट को चेंज करेंगे तो वो उस तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और ये यूआई डिजाइन में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। जब भी आप वेबसाइट देखते हो, आप वेबसाइट की ऑब्वियसली साइज चेंज करोगे तो आप देखते हो कि जो एलिमेंट्स है वो कम ज़्यादा हो रहे हो, अपने आप एडजस्ट हो रहे हैं, तो वो उस टाइप के डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पर कुछ और भी प्रीसेट्स है, अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से इन आइकन्स पे क्लिक करके इसे सेट कर सकता हूँ, या तो सिंपली यहाँ पर जाकर भी इन्हें चेंज कर सकता हूँ। फिर आता है लेयर्स पैनल। यहाँ पर बेसिकली हमें ब्लेंडिंग मोड्स जो है वो मिल जाता है, और यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स की जो ओपेसिटी है वो यहाँ पर मिल जाती है। फिर उसके नीचे हमें मिलता है फिल वाला सेक्शन, जहाँ पर जाकर हम कोई भी कलर जो ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं, और यहाँ पर जाकर हम जो ग्रेडियंट्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक लिनियर ग्रेडियंट क्रिएट कर सकता हूँ, रेडियल ग्रेडियंट क्रिएट कर सकता हूँ, एंगुलर ग्रेडियंट या डायमंड, या तो चाहो तो इसमें एक इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसमें इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट, अगर आपको हल्का फुल्का कलर करेक्शन करना है तो आप यहाँ से जाकर उसे कर सकते हो। फिर जो सेक्शन हमें मिलता है वो है स्ट्रोक का सेक्शन। तो यहाँ पर जाकर हम इस तरीके से स्ट्रोक्स ऐड कर सकते हैं हमारे शेप में। तो अभी के लिए अब मैं इसे इमेज से निकाल कर सॉलिड पे कर देता हूँ ताकि आपको स्ट्रोक्स जो है वो अच्छे से दिखे। यहाँ पर जाकर हम स्ट्रोक्स का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं, जो स्ट्रोक साइज है उसे मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, फिर स्ट्रोक सेट है इनसाइड पर, उसे मैं सेंटर या आउटसाइड पे रख सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो और भी बहुत सारे स्ट्रोक्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ पर रख सकता हूँ। ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो साइज़ है वो स्ट्रोक की वो एक साथ यहाँ पर चेंज होगी। बट और अगर मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूँ तो हमें और भी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे स्ट्रोक स्टाइल मिल जाएगी। तो अगर मुझे सॉलिड के जगह डैश में रखना है या कोई कस्टम स्टाइल यूज़ करनी है, जो जॉइंट पार्ट्स है उसे कर्वेचर या शार्प रखना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और भी छोटे मोटे हमें कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर मैं इसे पहले तो कम कर देता हूँ। फिर आता है इफेक्ट सेक्शन। अब मैं इफेक्ट सेक्शन में जाकर सबसे पहले आप जब प्लस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला इफेक्ट जो आपको मिलेगा वो होगा ड्रॉप शैडो। अब अगर मैं इस छोटे आइकन पे क्लिक करूँ जो कि है इफेक्ट सेटिंग्स, तो यहाँ पर जाकर हमें इफेक्ट्स की सेटिंग मिल जाएगी, ओपेसिटी मिल जाएगी, कम ज़्यादा हम ओपेसिटी को कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, जो ब्लर अमाउंट है वो बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से एक अच्छा शैडो मिल जाएगा, और जो स्प्रेड है उसे भी हम कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर जाकर हम एक शैडो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं कलर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे हमें इस तरीके से एक पिक टूल भी मिल जाता है, जिससे जाके हम प्रॉपरली पिक्सल परफेक्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं इसे डार्क कर दूंगा तो हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक ड्रॉप शैडो जो है मिल जाएगा। ओपेसिटी भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस शैडो की, तो एक बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पर मिल जाता है। फिर ड्रॉप शैडो के साथ ही अगर मैं इस छोटे एरो पे क्लिक करूँ तो हमें कुछ और ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि इनर शैडो, लेयर ब्लर और बैकग्राउंड ब्लर। जो लेयर ब्लर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो सबसे ज़्यादा काम आता है ग्लासमॉर्फिज्म काइंड ऑफ इफेक्ट्स बनाने के लिए, जिसके बारे में हम सीखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। हमारे और एडवांस ट्यूटोरियल्स जैसे जैसे आएंगे हम इन सभी टूल्स को, इन सभी इफेक्ट्स को यूज़ करने वाले हैं। और फाइनली
हम हमारे आर्ट वर्क को यहाँ पर जाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट सेटिंग में हमें अलग अलग प्रीसेट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसे कम साइज में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, या तो 4 गुना ज़्यादा बड़े साइज में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सो जैसे कि मान लो मैंने 1000 पिक्सल्स का आर्ट वर्क बनाया है, तो अगर मैं इसे 4x कर दूंगा तो वो 4000 पिक्सल्स में एक्सपोर्ट होगा। और फिर यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स है जैसे कि PNG, JPEG, SVG और PDF। तो नॉर्मली मैं JPEG में एक्सपोर्ट करता हूँ। अगर आपको कोई इमेज एक्सपोर्ट करना है विद ट्रांसपेरेंसी, तो आप PNG में जाके इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल अबाउट फिग्मा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है इसे यूज़ करना। तो अगली फिग्मा के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को बनाना। स्टेप बाय स्टेप हर एक टूल में एक्सप्लेन करूंगा जैसे हम इसे क्रिएट करेंगे, ताकि जो भी आगे एडवांस ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो जैसे कि आपने देखा, फिग्मा एक बहुत ही इजी टू यूज एप्लीकेशन है। एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा फिग्मा का। अगर आप चाहो तो आप अभी से फिग्मा को और एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो, फिग्मा में डिजाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब हमारे नेक्स्ट फिग्मा ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे एक कंप्लीट वेब यूआई डिजाइन स्क्रैच से, और इस वीडियो में मैं हर एक छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट होने वाली है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव। पीस आउट।